आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जेडीयू के एमएलसी और मिल्लत की मजबूत आवाज़ जनाब खालिद अनवर साहब से। उनसे मैं बात करूंगा 2024 के चुनाव को लेकर के, और इसी दौरान हम बात इस पर भी करेंगे कि आखिर ये जो 5 रियासतों में चुनाव हो रहा है इसका 2024 पर क्या असर पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे इंडिया। आप देख रहे हैं कि एक मजबूत तंजीम बन के, गठबंधन बन के उभरा, लेकिन जैसे ही 5 रियासतों में चुनाव आया ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया बिखर सा गया है और वो 2024 तक कायम नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हो गया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लीडर और समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी ने इसका आगाज़ किया था जी। और उस वक्त लग रहा था कि जैसे ये फिजिबल नहीं है, नहीं होगा। लेकिन बहुत मेहनत की नीतीश कुमार जी ने, सब लोगों से मुलाकातें हुई और एक इसकी शक्ल बनी। और सही बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार जी की इनिशिएटिव पे बना है और तकरीबन 28 सियासी पार्टियां इसके अंदर, इस गठबंधन का ये असर था कि कर्नाटका के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। और आज भी देश की उम्मीद इस गठबंधन के साथ है, इस इत्तेहाद के साथ है। और मुझे लगता है कि ये इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इस देश को मुक्ति दिलाने में कामयाब होगा और बहुत मजबूती के साथ कामयाब होगा। ये बातें जो आ रही है कि 5 रियासतों का इलेक्शन है, यहाँ इंडिया गठबंधन का वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है, ये बातें कई बार की जा चुकी हैं कि ये गठबंधन, ये जो इत्तेहाद है, इंडिया अलायंस है, ये अलायंस नेशनल पॉलिटिक्स के लिए हुआ है। और नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश को बर्बाद किया है, नौजवानों को बेरोज़गार किया है, किसानों को हरासा किया है और पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी मचाई है, उससे कैसे देश को निजात दिलाई जाए। हम अगर रीजनल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि पंजाब में क्या होगा आम आदमी पार्टी के साथ, तेलंगाना में क्या होगा केसीआर के साथ, या मध्य प्रदेश में क्या होगा कांग्रेस के साथ, या बंगाल में क्या होगा ममता दीदी के साथ, तो रीजनल पॉलिटिक्स को अगर इससे जोड़ेंगे तो मामला बहुत तूल पकड़ता जाएगा। इसीलिए पहले दिन ये तय हुआ कि हम लोग जो इलाकाई सियासत है, रीजनल सियासत है, उसको इसमें नहीं लाएंगे, हम नेशनल पॉलिटिक्स को। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स को लाया जाए, लेकिन स्टेट्स को या स्टेट पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टेट में कामयाब होंगे तो आपकी राज्यसभा जो है, वो जो हमारा राज्यसभा है, वहाँ भी बहुत वो मजबूत होगी। अगर मान लीजिए 24 में सरकार इंडिया की बन जाती है लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ज़्यादा आ जाती है, वहाँ पे अक्सरियत में आ जाती है, तो ये नुकसान होगा। दूसरा ये कि 24 बिल्कुल करीब है, लोगों के अंदर ये लग रहा है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या इस मामले में कोई मुदाखलत कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं कि ये बिखरने न पाए? देखिए, नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत हो। लेकिन इसके साथ साथ हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अलायंस नहीं बनाए, हम इंडिया को मजबूत करने के लिए, देश के लोगों को मजबूत करने के लिए अलायंस बनाए। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये 28 पार्टियां यानी 27 पार्टियां मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगी, तो ये सही नहीं। हम देश के लिए जमा हुए हैं, देश को मजबूत करेंगे। जहाँ तक इसकी बात है, जिन रियासतों में कांग्रेस मजबूत है वो लड़ रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद का सौदा कर ले। और हर यानी 28 के 28 पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबका अपना एजेंडा है, सबका अपना नज़रिया है, सबके अपने लोग हैं, तो लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ेंगे, जाएंगे ही। लेकिन ये मैसेज नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के नेता, देने में कामयाब हुए हैं देश को कि हम कौमी सतह पे एक हैं, एक रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से अगर 130 करोड़ लोग परेशान हैं तो उनको हम निजात दिलाएंगे। नहीं, उनको निजात दिलाएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि साहब
कांग्रेस को हम मजबूत नहीं करेंगे। कांग्रेस भी ये तो नहीं कह रही कि आप हमें मजबूत कीजिए, लेकिन सवाल ये है ना कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं है। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में तो अच्छा खासा प्रभाव है, असर है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर राजस्थान में ये मजबूती से लड़ते हैं तो आप बताइए क्या वहाँ कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? या कोई ऐसा वहाँ पे कोई इत्तेहाद नहीं कायम हो सकता था स्टेट लेवल पर? ये क्यों नहीं हो सका है? कि आप बिहार में तो गठबंधन बनाए हुए हैं ना, वो भी तो स्टेट है। जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता था? देखिए, ये दो पार्टियों का मामला है और मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी से क्या वादा हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, या राजस्थान में अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी का क्या वर्कर्स क्या कह रहे हैं, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जो बातें हुई उसमें मेरे ख्याल से किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मामला है और ये इलाकाई मामला है। इसमें नीतीश कुमार जी न तो मुदाखलत करेंगे और न ही इस बात को पसंद करेंगे कि इसको इंडिया गठबंधन के लेवल तक ये बातें उठाई जाएं। जहाँ तक बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा 2024 में, ये तय है कि इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार होगा उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले इंडिया अलायंस को बिखेरने की, हम लोग कम से कम जो रीजनल पार्टियां हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मतलब एक के सामने एक जो है, जो आप लोगों ने तय कर रखा है 450 सीटों पे, वो उस पे कायम रहेंगे। हम लोगों की तरफ से यही कोशिश है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग कायम हैं इसके ऊपर। और जो देश से वादा नीतीश कुमार जी ने, ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने, सब लोगों ने किया है, वो वादे पे हम लोग अटल हैं, कायम रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, मुत्तहिद हो गए 15 में, सुपड़ा साफ हो गया, मोदी जी की लहर रुक गई। लेकिन 20 में अलग हुए, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की वही सूरत हाल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, 17 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 19 में बीएसपी और एसपी रहे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या ऐसे में ये आपको नहीं लगता कि मायावती को किसी तरीके से शामिल कराया जाए? देखिए, एक बात समझिए मुमताज़ साहब, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 पार्टियों का गठबंधन होगा और हम लोग जीत लेंगे, इसको हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। हमें बॉटम लाइन तक ये बात पहुंचानी होगी और ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कामयाब हो रही है, उसकी वजह क्या है। मायावती जी आए गठबंधन में, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी गठबंधन में हैं और कांग्रेस पार्टी है, सभी है। हम लोग तो चाहेंगे कि जितनी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो सब लोग इसमें इस कश्ती के सवार बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की वजह से देश के लोगों को बेहाल या ज़ारो कतार हालत में छोड़ देंगे, ऐसी हालत में छोड़ देंगे कि परेशान हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। और आप यकीन जानिए कि जो जातिगत गणना हुआ है और जिस तरह से बैकवर्ड, अति पिछड़ा, दलितों पे भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किया, उसको हम लोग समझाने में कामयाब हुए। लेकिन वो तो बीजेपी ये कह रही है कि साहब इन्होंने तो बंटवारा कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। हम तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए थे और इन्होंने सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। नहीं, हम लोग कौन होते हैं अलग करने वाले? ये तो आपकी विचारधारा ने अलग किया है। आपने दलित को दलित बनाया, आपने शूद्र को शूद्र बनाया। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और न मेरा ये टॉपिक है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आपने बैकवर्ड, ईबीसी यानी अति पिछड़ा, दलित और ट्राइबल्स के साथ जुल्म किया है और इन लोगों को साथ, इन वर्गों के साथ शुरू से जुल्म होता रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में कितने मजालिम किए हैं, आपने राजस्थान में कैसे शूद्रों के साथ जुल्म किया है। तो हम लोग इसको पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एक मर्तबा फिर इंसानों को बांट रही है, इंसानों से इंसानों पर जुल्म करा रही है। अगर इससे निजात चाहते हैं तो सभी बैकवर्ड्स को
सभी दलित को, सभी अति पिछड़ा को मुत्तहिद होकर के इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग इसमें कामयाब। जाति जनगणना का बड़ा ढिंढोरा आप लोग पीट रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने किया, आपकी स्टेट में क्या क्या बेनिफिट हो गया? क्या कोई मंसूबा बना या कोई अमली इकदाम शुरू किया आप लोगों ने? देखिए, अभी विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र है, अभी तो जातिगत गणना आया है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हम लोग लेके आ रहे हैं इस सेशन में कि किस कम्युनिटी की क्या हालत है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी दौलत है। अगर किसी कम्युनिटी की आबादी 2% है, अब पता चला कि रियासत की जो दौलत है उस पर 48% उसका कब्जा है, तो ये तो ठीक नहीं है। हमें तो इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी ना। तो अभी इकोनॉमिकल सर्वे आ रहा है और सर्वे आने के बाद हम लोग, हमारी सरकार ये डिसीजन लेगी कि कैसे लोगों के साथ इंसाफ हो और बहुत अच्छे अच्छे फैसले होंगे जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए वो फैसले आइडियल बनेंगे। लेकिन उसका इंतज़ार करना पड़ेगा 2-1 महीना बस। नहीं, ये सवाल इसलिए उठता है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी की बात करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी, 73 रिकमेंडेशन दी गई, बड़ी उम्मीदें हो गई। यूपी में 23 सीटें कांग्रेस 2009 में जीत गई, लेकिन हुआ क्या? इसलिए लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा तो नहीं है। नहीं, देखिए, आप सच्चर कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसको एक पन्ने पे लिख लीजिए और फिर आइए बिहार में, आपको लगेगा कि सच्चर कमेटी की जो जो सिफारिशात है सबको लागू किया हमने। एक सिफारिश ऐसी नहीं मिलेगी जिसको बिहार में लागू नहीं किया गया। और आपको कि हर ज़िले में हमने माइनॉरिटीज़, अक़लियती रिहायशी स्कूल तकरीबन 55-60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। हर ज़िले में मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाया तकरीबन 7-8 करोड़, जिसमें मुसलमान बच्चे रहें, उसमें नुमाइश हो, उसमें बिजनेस सेंटर हो, उसमें ये हो। हर जगह जो है ना, नौकरियों में अभी जैसे टीचर्स की नौकरी आई है, तकरीबन 1,20,000 को अपॉइंटमेंट दिया गया। आप देख लीजिए, 15% से कम मुसलमान नहीं इसके अंदर। तो बिहार सरकार ने एक एक चीज़ को ज़मीन पे उतारने की कोशिश की है। चाहे जितनी भी दरगाहें हैं सबको सरकार ने मॉडिफिकेशन कराया, पैसा लगाया अपना। जितने मदरसों को जाके देख लीजिए, मदरसों को बनाने के लिए हम लोग 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि आप अपनी बिल्डिंग बनाइए खुद से। तो सारी रिकमेंडेशन हम लोगों ने लागू की है। ये बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दिया था रिजर्वेशन, 4%, 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। कहाँ दिया था? नहीं दिया था जिसको, नहीं, सब कोटा की बात आप कर रहे हैं, 27%। नहीं, सब कोटा की बात नहीं है। नहीं, जो 4% के करीब रिजर्वेशन दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया था, उत्तर प्रदेश 2012 के इलेक्शन से पहले दिया था। आप पढ़िएगा, याद नहीं, मैंने पढ़ लिया। आप जो बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि बीजेपी ने अपीजमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन वो 4.5% जो था, वो 27% जो रिजर्वेशन था उसमें सब कोटा था। और उसमें 6 माइनॉरिटीज़ थी, वो कोई सिर्फ जो है मुस्लिम को नहीं था, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। हाँ, वही देखिए, होता क्या है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मैं कहना नहीं चाहता और मुनासिब भी नहीं है। जब अलायंस बना है तो कुछ चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर बात को मीडिया में कहा जाए, लेकिन कमियां तो थी और उन कमियों को मुझे लगता है इंडिया में दूर होगी। हाँ, इंडिया गठबंधन और जो लीडर्स है इसमें, ममता दीदी हैं और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी, जो बहुत काम करने में यकीन रखते, इस गठबंधन में है, तो वो सारी कमियां दूर होंगी और सभी तबकात के साथ, चाहे जो भी वर्ग हो, उनके साथ इंसाफ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, हर पार्टी के जो लीडरान हैं वो अपने जो नेता हैं उसका नाम लेते हैं कि वही पीएम चेहरा होंगे। अखिलेश यादव के यहाँ भी आपने सुना होगा कि साहब अखिलेश यादव होंगे, कोई कह रहा है ममता बनर्जी होंगी, कोई कह रहा है कि शरद पवार होंगे, मतलब हर कोई जो है। तो क्या आप भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है पीएम चेहरा होंगे? देखिए मुमताज़ साहब, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ये हक है कि अपने नेता के बारे में कहें कि वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका कोई लीडर ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के लायक ना हो।
नहीं, नीतीश कुमार हैं कि नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर कोई लीडर ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं मैं हो। नीतीश लेकिन, जी लेकिन बहैसियत जनता दल यूनाइटेड के वर्कर के मैं तो चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों। लेकिन एक चीज़ तय है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद ही ये तय होगा कि कौन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अभी हमारे सामने ये मनसब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को कैसे आज़ादी मिले, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तय हो जाएंगी। नहीं, लेकिन जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है चेहरे का, और एक बड़ा चेहरा जिसको बताया जाता है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो उसके सामने बड़ा चेहरा कौन हो, कौन ऐसा है जो सामने आए। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं, आप देख लीजिए, और कोई भी डेलीगेशन जाता है तो उसमें राहुल गांधी आगे आगे होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा देश जो है ना, प्रेसिडेंटियल मेथड ऑफ इलेक्शन नहीं होता यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन चुने जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 2004 में कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं था, 2009 का इलेक्शन हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं था। मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन चेहरा नहीं था। उससे पहले भी इलेक्शन हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री ला करके, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ला करके एक सोच, एक परसेप्शन ये बैठाने की कोशिश की कि हम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आपका। भाई ये तो संविधान के भी खिलाफ है और इस बात के भी खिलाफ है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी वो प्रेसिडेंटियल नहीं है। हम पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं और उन मेंबर्स को राइट है कोई प्राइम मिनिस्टर को चुनने का। अगर पहले दिन भी अगर किसी की घोषणा करते हैं, उस वक्त एमपीज नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता वो। तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीका ये है कि इलेक्शन के बाद ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट एमपीज चुने, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस करके इस पे बहस करें। आखिरी सवाल, 2024 में क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा, और जीतेगा तो क्यों, और बीजेपी हारेगी तो क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन क्या, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। उसकी वजह क्या है कि आज इंडिया गठबंधन इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा है, देश के लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इतनी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से, नीतियों से, उनके लीडरों के बड़बोलेपन की वजह से और डिक्टेटरशिप की वजह से कि इन्होंने पूरी तरह से देश में डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में तब्दील कर दिया है। और कोई भी फैसला ये ऐसे ले रहे हैं कि लगता नहीं कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप बड़े बड़े फैसले एक आदमी बैठ के ले लेता है, दो आदमी बैठ के ले लेता है, न कैबिनेट की कोई ज़रूरत पड़ती है, न पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और न डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों की कोई ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हैं। इस मुल्क की जो आत्मा है उसमें लोकतंत्र बसता है। अगर आप लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करेंगे कि जो मन में आर्जी है, आपको अग्निवीर लाना है, आपने अकेले फैसला कर लिया, आपको नोट बंद करना है, आपने अकेले फैसला कर लिया। यानी आप देखते जाइए कि किस तरह से लोग फैसले कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले। जीएसटी लाना है, उसको पार्लियामेंट में लेके आया, लेकिन फैसला तो खुद ही किया। तो बड़े बड़े फैसले इन्होंने अकेले किए। डिक्टेटर, लगता ही नहीं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। तो जो पब्लिक है वो समझ रही है कि भाई ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, तो जो मन में आ रहा कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी लाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। तो ये थे खालिद अनवर साहब, जेडीयू के एमएलसी। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल सबकी नज़र है कि 5 रियासतों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।